Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and today we will solve the question bank given by the Maharashtra State Board of Geography subject. So in this video we will solve the question number 2, give geographical regions from 31 to 40, and this is the video number 13 on question bank solution. I have already uploaded so many videos on the question bank, so you can watch after this video. So let's begin from 31, geographical region number 31. What factors are responsible for non-development of industries in Central Australia? So Central Australia के अंदर इंडस्ट्रियल्स का नॉन डेवलपमेंट है, उसके रीजंस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नॉन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया. उसका रीजन देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कवर्ड बाय ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. सो जो सेंट्रल पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का, ये कवर्ड है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का. पॉइंट नंबर 2, सिंस इट इज ए डेजर्ट, physical factors like climate, water, raw materials and economic factors like labor and transport facilities are not suitable for the development of industries. तो यहाँ पर जो फिजिकल फैक्टर्स है वो अनफेवरेबल है डेजर्ट होने की वजह से. लाइक क्लाइमेट वहाँ का अनफेवरेबल है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होती है डेजर्ट रीजन में. देन रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत ही स्कार्स है यहाँ पर, और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है ये भी अनसूटेबल है फॉर द डेवलपमेंट. लाइक लेबर सप्लाई यहाँ पर कम है बिकॉज ऑफ डेजर्ट, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ की सूटेबल नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. नंबर 3, बिकॉज ऑफ दिस एडवर्स फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली लो एंड देयरफॉर देयर आर लिमिटेड मार्केट्स. तो यहाँ पर एडवर्स फिजिकल और इकोनॉमिक कंडीशन होने की वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही लो है, और पॉपुलेशन डेंसिटी लो होने की वजह से यहाँ पर जो मार्केट है वो भी डेवलप नहीं हुआ है. लिमिटेड मार्केट्स यहाँ पर अवेलेबल है. नंबर 4, ऑल्सो ड्यू टू दिस अनफेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप इन सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया. इस तरह से ये सारे अनफेवरेबल फैक्टर्स होने की वजह से सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है. नंबर 32, टर्शरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ सर्विसेज एंड एक्सचेंज. तो टर्शरी एक्टिविटीज में सर्विसेज और एक्सचेंज को जो है वो इंक्लूड किया जाता है. इसका रीजन देखेंगे हम. पॉइंट नंबर 1, टर्शरी एक्टिविटीज एक्ट एज द लिंक बिटवीन primary and secondary activities and are complementary to both of them. तो टर्शरी एक्टिविटी एक तरह से लिंक का काम करती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी के बीच में, और दोनों को एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट करती है. नंबर 2, these are mostly in the form of services and one has to pay for it. और ये ज़्यादातर जो है ये सर्विसेज के फॉर्म में टर्शरी एक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इसके लिए हमें पे करना पड़ता है, उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है. जो भी सर्विसेज हमें चाहिए उसका हमें पे करना पड़ता है. नंबर 3, दिस इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़, मार्केटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्सेट्रा. तो इसमें टर्शरी एक्टिविटीज़ में ये सारी सर्विसेज जो है वो इंक्लूड होती है, जिनमें बाइंग एंड सेलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, मार्केटिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ये सारी सर्विसेज जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाती है. नंबर 4, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, लाइक नाइफ ग्राइंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स, शॉपकीपर्स, पैसेंजर कैरियर्स, पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा. तो ये सारी सर्विसेज भी जो है, जिसमें नाइफ ग्राइंडर्स है, वेजिटेबल सेलर्स है, शॉपकीपर्स है, ये भी टर्शरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाती है सर्विसेज. नंबर 5, thus in tertiary activities services and exchange
बोथ आर इंक्लूडेड। तो इसमें टर्शरी एक्टिविटीज़ में सर्विसेज एंड एक्सचेंज जो है ये दोनों भी इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट नंबर 33, द प्रपोर्शन ऑफ एयरवेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग। तो जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है इसका प्रपोर्शन जो है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न देखेंगे हम यहाँ पर आंसर। पॉइंट नंबर 1, एयर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट इनेबलर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन जो ये एक इम्पॉर्टेंट इनेबलर है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। नंबर 2, इन द ग्लोबल वर्ल्ड देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज, therefore there is more use of air transport to carry perishable, valuable and light goods from surplus area to scarcity areas। तो ये ग्लोबल लेवल पर एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और इसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज जो है ये बहुत ही ईजी एंड फास्ट हो गया है। हम बहुत ही कम टाइम में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। देयरफॉर देयर इज ए मोर यूज ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन टू कैरी पेरिशेबल, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जल्दी ख़राब होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, दैन जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कीमती होते हैं, और जो लाइट गुड्स होती है, लाइट वेट गुड्स होते हैं, तो इनका एक्सचेंज के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें जहाँ भी इनका एक्सेस अमाउंट में इनका प्रोडक्शन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है जहाँ पर भी, तो ऐसे एरिया से इन्हें स्कार्सिटी वाले एरिया तक पहुँचाया जाता है थ्रू एयर ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 3, इट फैसिलिटेट्स integration into global economic and provides vital connectivity on a national, regional and international scale। तो यहाँ पर ये एक तरह से अपनी बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए, और सबको एक दूसरे से वो कनेक्टिविटी जो है बहुत ही ईजीली कर लेता है। हम ईजीली एयर ट्रांसपोर्टेशन से जितने भी कंट्रीज़ है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेशनल यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, रीजनल इंटीग्रेशन होता है, और इंटरनेशनल स्केल पर भी यहाँ पर कंट्रीज़ का इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं ऑन इकोनॉमिक लेवल पर। नंबर 4, नाउअडेज टूरिज्म इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। तो टूरिज्म जो है ये प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज़ मोर यूज फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म, और टूरिज्म के अंदर जो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है उसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लार्ज स्केल पर यूज़ होता है। नंबर 5, देयरफॉर द प्रपोर्शन ऑफ एयरवेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इंक्रीजिंग। तो इसलिए जो एयरवेज का प्रपोर्शन है एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर 34, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड टू ऑकर। तो जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी रहती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रेड के ऑकर होने के लिए। उसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज द सेट ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड कल्चरल एलिमेंट्स differentiated from each other that converge in the relatively small geographical space that is part of the same zone, region or a country। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है ये सेट होता है एक तरह का जिनमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं, लाइक फिजिकल, ह्यूमन एंड कल्चरल एलिमेंट्स वहाँ पर एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं डिफरेंट रीजन के अंदर। नंबर 2, if you take into consideration natural regions of the world, each region is different from another। तो अगर हम जितने भी रीजन्स देखें वर्ल्ड के नेचुरल रीजन्स, तो हर रीजन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। हर रीजन की अलग अलग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग उसके फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर डिफरेंट। तो इस तरह से हर रीजन जो एक दूसरे से डिफरेंट है। द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन ए कंट्री will be different from ones available in different region। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं हर कंट्री के, हर रीजन के, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पर मिनरल ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो कहीं पर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कहीं पर फिशिंग जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है। तो हर रीजन की अपनी पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेस रहते हैं और वहाँ पर वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और कुछ रिसोर्सेज की वहाँ पर स्कार्सिटी होती है।
नंबर 3, देर इज वेरिएशन इन क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। तो इसमें भी वेरिएशंस पाए जाते हैं हर रीजन के अंदर। क्लाइमेट डिफरेंट होता है, वहाँ की सॉइल डिफरेंट होती है, मिनरल्स जो रहते हैं उनका परसेंटेज अलग होता है, फॉरेस्ट टाइप अलग होती है, देन रिलीफ डिफरेंट होते हैं, कहीं पर प्लेन रिलीफ होती है, कहीं पर प्लेटू, तो कहीं पर माउंटेनियस रीजन होते हैं, देन वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। इनमें सब में वेरिएशंस पाए जाते हैं हर रीजन के अंदर। नंबर 4, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देयर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ certain economic activities in certain areas and there is a trade from surplus area to scarcity areas। तो यहाँ पर जो अवेबिलिटी ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं रीजन्स के अंदर, तो हर रीजन की एक अपना स्पेशलाइजेशन होता है। वो एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की या उस रिसोर्स की जो रहती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पर अवेलेबल होती है, और वहाँ पर वहाँ की जो डेवलपमेंट होती है उसी स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस तरह से जो भी वहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन रहेगा उसे वो फिर दूसरे रीजन को जो है वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्कार्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल देखेंगे आगे हम, इन वन रीजन प्लेंटी ऑफ ऑयल इज अवेलेबल वाइल इन अनदर रीजन नो ऑयल रिजर्व्स आर अवेलेबल। तो एक रीजन में बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो अवेलेबल है और दूसरे रीजन में नो ऑयल है, यानी कि कोई वहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में दिस वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल will be responsible for the development of trade between oil rich and oil poor countries। तो इसी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर एक कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है और दूसरे कंट्री के अंदर कोई भी ऑयल रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेड के लिए फेवरेबल फैक्टर्स जो है ये अवेलेबल होते हैं। और ऐसे में जो ऑयल रिच कंट्री है और जो ऑयल पुअर कंट्री है, इन दोनों के बीच में फिर ट्रेडिंग जो है वो ऑकर होती है। ऑयल रिच कंट्री जो है वो प्रोवाइड करता है ऑयल फॉर ऑयल पुअर कंट्रीज को। द ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड टू ऑकर। तो इस तरह से जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है ये ट्रेड को ऑकर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन नेक्स्ट नंबर 35, रीजनल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फिजिकल सेटिंग्स। तो जो रीजनल डेवलपमेंट है ये डिपेंड होती है फिजिकल सेटिंग के ऊपर। आंसर, the physical factors like climate and location of the region affect the regional development। जो physical factors है इसमें से रिलीफ और climate जो है ये लोकेशन जो होती है रीजन की उस पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 2, रीजनल डेवलपमेंट occurs where agriculture, agro-based industries and trade is developed in areas where there is plain relief and sufficient rainfall। For example, Asian countries have developed agriculture and trade for trade of agricultural goods। तो ऐसे रीजन जहाँ पर एग्रीकल्चरल की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जहाँ पर सॉइल अवेलेबल होती है और फेवरेबल क्लाइमेट होता है, तो ऐसे रीजन के अंदर जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और सफिशिएंट रेनफॉल होता है वहाँ पर। तो ऐसे रीजन जो है वो एग्रीकल्चरल वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और वो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी ट्रेड वहाँ पर करते हैं। नंबर 3, प्लेन रिलीफ एंड सफिशिएंट रेनफॉल इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज। तो प्लेन रिलीफ और सफिशिएंट रेनफॉल जो होता है वो इनकरेज करता है ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को। नंबर 4, देयर इज पुअर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एरियाज with unfavorable relief like mountains or hills and extreme climate। तो यहाँ पर जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है या अनफेवरेबल फिजिकल फैक्टर्स होते हैं लाइक रिलीफ एंड माउंटेनियस रीजन और हिली रीजन्स एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है ये अनफेवरेबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पुअर ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है रशिया का, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही पुअर है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन मौजूद होती है जिससे वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होता। नंबर 5,
लोकेशन ऑफ द कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, तो जो भी लोकेशन होती है कंट्री की ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है डेवलपमेंट में। इफ़ देर इज़ ए लॉन्ग एंड ब्रोकन कोस्ट लाइन देन देर इज़ ए डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी, तो अगर किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड ब्रोकन कोस्ट लाइन होंगी तो वहाँ पर ट्रेड जो रहती है और इकोनॉमी जो होती है वहाँ की बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल जापान हैज़ इकोनॉमिकली डेवलप इन स्पाइट ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, तो जापान जो है ये इकोनॉमिकली डेवलप है इन स्पाइट ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, तो जापान में बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ उसकी जो लोकेशन है वहाँ पर ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। नंबर 6, ऑन द अदर हैंड लैंडलॉक कंट्रीज रिमेन आइसोलेटेड, तो जो लैंडलॉक कंट्रीज रहती है वो आइसोलेटेड रहते हैं, वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, चारों तरफ से वो ज़मीनी हिस्से से घिरे हुए रहते हैं। दे के नॉट डेवलप ट्रेड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कोस्ट लाइन, तो ऐसी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कोस्ट लाइन, वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, कोस्टल रीजन नहीं होता है वहाँ पर। सच कंट्रीज हैव पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ की जो डेवलपमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान एंड नेपाल, तो अफगानिस्तान एंड नेपाल जो है चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्रीज है, यहाँ पर कोई कोस्ट लाइन जो है वो नहीं है। नंबर 7, thus there is relationship between रीजनल डेवलपमेंट एंड फिजिकल फैक्टर्स, तो इस तरह से रिलेशनशिप होता है रीजनल डेवलपमेंट और फिजिकल फैक्टर्स में, एंड देयरफॉर वी कैन से द रीजनल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट जो है ये डिपेंड करती है फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 36, फैक्टर्स लाइक लिटरेसी पावर्टी अफेक्ट द रीजनल डेवलपमेंट, तो जो फैक्टर्स होते हैं लिटरेसी और पावर्टी ये किसी भी रीजन को अफेक्ट करते हैं उसके डेवलपमेंट को, तो उसका रीज़न देखेंगे हम यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1, लिटरेसी एंड पावर्टी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रीजनल डेवलपमेंट, लिटरेसी पावर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रीजनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नंबर 2, हाई लिटरेसी रेट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो हाई लिटरेसी रेट अगर रहेगा तो वहाँ की जो क्वालिटी रहेंगी ह्यूमन बींग की उसे वो रिप्रेजेंट करती है और डिटरमाइन करते हैं, जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट रहेगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी रहेंगे वहाँ की पॉपुलेशन में। डिट इंक्रीजेज द अवेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज भी वहाँ पर होगा एजुकेशन की वजह से, विच कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट, तो जो ये सारी लिटरेसी रेट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 3, ड्यू टू हाई लिटरेसी रेट द पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंट्रोल, तो अगर हाई लिटरेसी रेट किसी रीजन का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये भी कंट्रोल में रहती है। लोगों को फैमिली प्लानिंग का इंपॉर्टेंस मालूम रहता है, फैमिली की साइज़ जो रहती है बहुत ही कम रहती है, तो इस तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं वहाँ के रिसोर्सेज आर शेयर अमॉन्ग लेस पीपल इन द कंट्रीज, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में होने की वजह से जो भी रिसोर्सेज रहेंगे वो कम लोगों के अंदर जो है वो शेयर होती है, यानी कि ज़्यादा फ़ायदा मिलता है लोगों को अगर पॉपुलेशन कम होंगे। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहेंगी तो रिसोर्सेज भी जो रहेंगी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगे लोगों में, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज जो है वो कम लोगों में शेयर होगा और सबको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर। नंबर 4, हाउएवर पावर्टी डिक्रीजेज द परचेसिंग पावर्स रिजल्टिंग इन डिक्लाइनिंग द डिमांड फॉर गुड्स, तो जो पावर्टी होती है ये डिक्रीज कर देती है परचेसिंग पावर को। अगर पावर्टी रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर जो परचेसिंग पावर रहेंगे लोगों के प्रोडक्ट्स परचेस करने की वो बहुत ही कम होती है क्योंकि लोगों के पास अमाउंट नहीं होता है उसे परचेस करने के लिए, रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर गुड्स, तो अगर लोग परचेस ही नहीं करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो वो जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो भी जो हो जाती है डिक्लाइन हो जाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उस गुड्स का या प्रोडक्ट्स का वो भी ड्रॉप हो जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जीडीपी ऑफ ए कंट्री ये भी ड्रॉप हो जाती है इसकी वजह से अगर पॉवर्टी ज़्यादा रहेंगी कंट्री में।
नंबर 5, हैंस पावर्टी एंड लिटरेसी अफेक्ट रीजनल डेवलपमेंट। तो इसलिए पावर्टी और लिटरेसी जो है ये अफेक्ट करता है रीजनल डेवलपमेंट को। देन नंबर 37, डेवलपमेंट इज नॉट सीन इन द हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन के अंदर हमें डेवलपमेंट बहुत ही कम दिखाई देती है। आंसर पॉइंट नंबर 1, relief and climate are the most important factors affecting the development of any region। तो relief and climate जो रहता है ये बहुत ही important factors है किसी भी region के development के लिए। नंबर 2, the Himalayan region has high mountains with a steep slope। तो Himalayan region जो है ये बहुत ही mountainous region है with a steep slope। the climate is cold and mountains are covered with snow। और यहाँ का जो climate है ये बहुत ही कोल्ड है और माउंटेन्स हमेशा जो है वो कवर्ड रहते विथ स्नो। देर इज ए हैवी सॉइल इरोजन एंड हार्डली प्लेन लैंड। और यहाँ पे सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है और हार्डली प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड बहुत ही कम है यहाँ पर। सो एग्रीकल्चर इज नॉट डेवलप। तो एग्रीकल्चर भी इस वजह से यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है। नंबर 3, इन दिस माउंटेनियस रीजन it is difficult and expensive to develop transportation facilities, hence there is poor development of industries। तो यहाँ पर माउंटेनियस रीजन होने की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो रहता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है अनफेवरेबल होने की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ही कम हुआ है। नंबर 4, since all above factors are neither suitable for agriculture, industries or trade, development is not seen in the Himalayan region। तो जितने भी फैक्टर्स है यहाँ पर ये सारे के सारे अनफेवरेबल है एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और ट्रेड के लिए, इसलिए हिमालयन रीजन में हमें डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। नंबर 38, ह्यूमन ज्योग्राफी इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है इसका नेचर। उसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ह्यूमन्स सोशल एंड इन्वायरमेंटल फिनोमिना अराउंड द वर्ल्ड। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। तो हम मैन एंड इस रिलेशन को, उसके रिलेशन को जो है स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ह्यूमंस। तो जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ह्यूमंस के, उस जैसे कि सोशल एंड इन्वायरमेंटल फिनोमिना है, उसे हम थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। नंबर 2, एवरी सोशल साइंस स्टडीड सेपरेटली हैज़ इंटरफेस विद ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी सोशल साइंसेज है ये सब स्टडी किए जाते हैं सेपरेटली हम इसे स्टडी करते हैं और इन सब का जो है इंटरफेस जो रहता है वो ब्रांच जो है ह्यूमन ज्योग्राफी की इससे रिलेटेड है, इससे कनेक्टेड होता है। जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है वो सब जुड़े हुए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ। नंबर 3, सोशल साइंसेज सच एज सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड डेमोग्राफी आर क्लोजली लिंक्ड विद द ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, डेमोग्राफी हो, ये सब क्लोजली लिंक्ड है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के। नंबर 4, ह्यूमन ज्योग्राफी लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी रिस्पेक्टिवली। तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में एज ए ब्रांच भी इसे स्टडी करते हैं, सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी रिस्पेक्टिवली। Number 5, since we study varied branches of geography in human geography, it is said to be multidisciplinary in nature। तो इसमें हम बहुत सारी जो है सोशल साइंस के ब्रांचेस की स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचर है ह्यूमन ज्योग्राफी का ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। नंबर 39, ज्योग्राफी इज डायनामिक इन नेचर। तो ज्योग्राफी जो है इसका नेचर डायनामिक है। इसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द अर्थ एंड फिनोमिना रिलेटेड टू इट। द अर्थ इज डायनामिक विद वेरिएशन इन इट्स फिजिकल एंड
कल्चरल इन्वायरमेंट्स, तो यहाँ पर फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स आएगा। तो ज्योग्राफी जो है ये स्टडी हम अर्थ से रिलेटेड करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी। और जो अर्थ सरफेस है ये डायनामिक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते रहते हैं उसके फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट्स के अंदर। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि ये हमेशा इसमें वेरिएशन चेंजेस होते रहते हैं। नंबर 2, दिस ज्योग्राफिकल फिनोमिना वेदर फिजिकल और ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनामिक, दे चेंज ओवर ए टाइम। तो जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना हो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर ह्यूमन फिनोमिना हो, आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होते बल्कि ये हाईली डायनामिक है, हमेशा ये डायनामिक होते हैं और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ और प्लेस के साथ साथ, स्पेस एंड टाइम के साथ इनमें चेंजेस आते रहते हैं। नंबर 3, ज्योग्राफी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ज्योग्राफी जो है ये स्टडी है स्पेस और टाइम की। फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी वेदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रफली 30 ईयर्स एंड डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। तो किसी भी रीजन का हमें क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए हम स्टडी करते हैं वहाँ की वेदर की फॉर 30 ईयर्स तक हम वहाँ की वेदर कंडीशन की स्टडी करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट जो है किस टाइप का है। तो इस तरह से ये स्टडी होती है टाइम के अकॉर्डिंग उस प्लेस की। नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड over a period of time, development of a landform or the age of the earth are various phenomena which are of interest to geographer as they are concerned with time। तो जो भी पॉपुलेशन की स्टडी है, चाहे वो इंडिया की लेवल पर हो या वर्ल्ड की लेवल पर हो या फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म हो, एज ऑफ द सरफेस हो, तो ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती बल्कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और ये एक तरह का इंटरेस्ट होता है स्टडी का जोग्राफर का कि ये कंसर्न होता है टाइम के साथ इनमें सारे चेंजेस आते रहते हैं। पॉपुलेशन भी कंट्री की रीजन की चेंज होती है टाइम के साथ, जो डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म होते हैं ये भी डिफरेंट होते हैं टाइम के साथ साथ। तो इस तरह से इसकी स्टडी की जाती है। नंबर 5, thus the study of space and time in geography makes geography dynamic in nature। तो इसमें हम स्पेस एंड टाइम की स्टडी करते हैं जो ज्योग्राफी को एक डायनामिक नेचर का बनाती है। लास्ट 14, ज्योग्राफी इज ड्यूलिस्टिक इन नेचर। तो ज्योग्राफी जो है ये एक ड्यूलिस्टिक नेचर की होती है। उसका रीज़न देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, देयर आर 2 कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। इसमें 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस होते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर। दे आर पॉसिबिलिज्म एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये 2 तरह के अप्रोचेस है। फर्स्ट है पॉसिबिलिज्म, सेकंड है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दिस कॉन्ट्रास्ट इन अप्रोचेस इज कॉल्ड ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। तो जो कॉन्ट्रास्ट होता है अप्रोचेस के अंदर इसे कहा जाता है ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। नंबर 3, सम ज्योग्राफर्स आर ऑफ द व्यू दैट नेचर इज मोर डोमिनेंट दैन मैन। तो सम ज्योग्राफर्स का ये मानना है कि नेचर जो ये ज़्यादा डोमिनेंट है मैन से। इट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इस तरह के अप्रोच रखने वालों को कहा जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अकॉर्डिंग टू देम व्हेन वी स्टडी ज्योग्राफी वी स्टडी अर्थ, वी स्टडी हाउ नेचुरल रिसोर्सेज हैव इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल। तो इसमें किस तरह से जो नेचुरल थिंग्स है वो किस तरह से ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो उसकी फूड हैबिट हो या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, ये सब अफेक्ट करते हैं। नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है वो सब अफेक्ट करता है ह्यूमन हैबिट्स के ऊपर। तो इस तरह से जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है इसके नज़रिए के अंदर। नंबर 4, फॉर एग्जांपल इन कोस्टल एरियाज फिशिंग एक्टिविटी इज़ मोर डेवलप्ड एंड फिश इज़ द मेन फूड ऑफ द पीपल। तो यहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है कोस्टल एरिया का, यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी लार्ज स्केल पर डेवलप हुई और यहाँ की जो मेन हैबिट है फूड की वो होती है फिश। तो इस तरह से नेचर जो डिसाइड करता है कि ह्यूमन बीइंग की हैबिट किस तरह की होंगी, ये अप्रोच में माना जाता है। नंबर 5, सम ज्योग्राफर्स आर ऑफ ओपिनियन डैट मैन डोमिनेट्स द नेचर। और कुछ ज्योग्राफर्स का ये नज़रिया है, ये मानना है कि मैन जो है डोमिनेट करता है नेचर को। इट इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। तो इस तरह के व्यू को कहा जाता है, इस तरह के अप्रोच को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म।
According to them, man can make changes in nature due to his intelligence. और उनका ये मानना है कि मैन जो है ये चेंजेस कर सकता है नेचर के अंदर ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, अपनी काबिलियत की वजह से वो नेचर के अंदर चेंजेस ला सकता है. For example, there are polyhouses even in polar areas in which temperature is controlled artificially and vegetables are grown. तो जो पॉली हाउसेस की में जो पोलर एरिया है बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन रहता है, लेकिन मैन जो है इसमें भी चेंजेस कर सकता है अपने इंटेलिजेंस की वजह से. वहाँ पर वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर सकता है आर्टिफिशियल तरीके से. पॉली हाउसेस वहाँ पर बनाकर पॉली हाउसेस में वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और आर्टिफिशियली वहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल करने की वजह से वहाँ पर वो ऐसे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन के अंदर भी वेजिटेबल्स की ग्रोथ करता है. तो इस तरह से एक तरह से वो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो डोमिनेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है मैन अपने इंटेलिजेंस की वजह से. तो इसके अप्रोचेस में ये माना जाता है. नंबर 7, देयर आर मेनी अदर थिंकर्स हु हैव डिफरेंट अप्रोचेस इन ज्योग्राफी. इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योग्राफर्स के अलग अलग अप्रोचेस है ज्योग्राफी के अंदर. दस द स्टडी ज्योग्राफी इज ड्यूलिस्टिक इन नेचर. तो इस तरह से जो ज्योग्राफी की स्टडी है ये ड्यूलिस्टिक नेचर की होती है. सो दिस इज द एंड ऑफ ज्योग्राफिकल रीजंस. थैंक यू.